ऑटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। अभी हमने कांदाहार के बारे में डिस्कस कर लिया कि कैसे कांदाहार सफाविद और मुगल्स के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन था। अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोमन्स के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करें कि आउटसाइड दी सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड जो मुगल फ्रंटियर्स, जो मुगल का एम्पायर था, उसके बियॉन्ड और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स थे जो मुगल्स फेस कर रहे थे, ठीक है, या उनके क्या और रिलेशनशिप थे बियॉन्ड उनके एम्पायर के। तो मुगल्स और ऑटोमन्स के बीच में जो ये रिलेशनशिप था, इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स और पिलग्रिम्स हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑटोमन के कंट्रोल में जो टेरिटरी थी, तो वहाँ पे हमें एक फ्री और इजी फ्लेक्सिबल मूवमेंट देखने को मिलता है। जो पिलग्रिम्स हैं, जो मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, वो जाते थे वहाँ पर एंड वो भी आते थे। यहाँ पे इंडिया में भी फेमस सूफी दरगाह वगैरह भी थी, मुस्लिम की मॉस्क्स वगैरह थी। तो इस तरीके से पिलग्रिम्स और मर्चेंट्स का फ्री और फ्लेक्सिबल ट्रेड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्पेशली हिजाज के लिए जगह थी। हिजाज जो थी वो ऑटोमन अरेबिया का एक ऐसा पार्ट था, एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मक्का और मदीना के पिलग्रिम सेंटर्स, जो कि होली सेंटर्स, मक्का मदीना जो मुस्लिम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट होली सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर हिजाज में वो सिचुएटेड है, अरेबिया में। ओके, ऑटोमन अरेबिया में। ऑटोमन अरेबिया मतलब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था जब सऊदी अरेबिया वाला पार्ट जो, ठीक है। तो मुगल एम्पायर जो थे वो यूजुअली करते ये थे कि रिलीजन और कॉमर्स को कंबाइन कर देते थे, ठीक है। कैसे कंबाइन करते थे? वो वैल्यूएबल चीज़ें, प्रेशियस चीज़ें जो थे वो अदेन या मोखा रेड सी पोर्ट्स के थ्रू ये दोनों मतलब एडेन और मोखा जो थे वो रेड सी पे पोर्ट्स थे, तो उनके तो मतलब वहाँ पर वो पहुँचाते थे। और जो श्राइन्स में, वहाँ पे जो श्राइन्स मॉस्क वगैरह होते थे, उनके कीपर्स को भी चैरिटी में बहुत सारी चीज़ें देते थे वहाँ पे, मतलब काफ़ी चैरिटी और डोनेशन वहाँ पर करते थे, ठीक है। मुगल एम्परर्स जो थे तो वो इस तरीके से क्या करते थे, एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता था और रिलीजन को वो लोग कॉमर्स से इस तरीके से कंबाइन कर लेते थे। तो वो रिलीजन से, क्योंकि वो तो रिलीजियस चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता था ऑटोमन्स और मुगल्स के बीच में, और इस तरीके से वो फिर चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया था। एक ये था कि औरंगज़ेब ने एक फॉल्ट इसमें ढूंढा था कि बहुत ही मिस अप्रोप्रिएट फंड्स जो है वो अरेबिया जा रहे हैं, और उन्होंने ये सोचा कि यार अरेबिया इन फंड्स को भेजने की बजाय वो इंडिया में ही इन फंड्स को एज चैरिटी और एज डोनेशन यहाँ पर इंडिया में दे। तो अरेबिया फंड्स भेजने की बजाय वो ऐसा बोलते थे कि इंडिया वॉज एज मच अ हाउस ऑफ गॉड एज मक्का। तो वो ये कहते थे कि इंडिया भी अल्लाह का या उनका इतना ही घर है जितना मक्का या मदीना है। तो औरंगजेब ये फेवर करते थे, क्योंकि उन्होंने एक फॉल्ट निकाला था कि मक्का मदीना या बाहर पे बहुत ही मिस अप्रोप्रिएट कितना बोल रहे हैं कि फंड्स भेज, और उससे कहीं ज़्यादा या किस तरीके से फंड्स ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें उन्होंने फॉल्ट ढूंढी थी। तो इस वजह से उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी कि बाहर अरेबिया या ऑटोमन एम्पायर में भेजने की बजाय इंडिया में ही हम चैरिटी करें, डोनेशन करें, क्योंकि वो यही कहते थे कि इंडिया भी उतना ही अल्लाह का घर है जितना मक्का है, मदीना है। अब जस्वी एट मुगल कोड। अभी हमने ऑटोमन के बारे में पढ़ा, हमने सफाविद्स के बारे में पढ़ा, अब हम जस्वी के बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो यूरोपियन जो थे उनको जस्वी मिशनरीज के थ्रू पता चला कि इंडिया में क्या है क्या नहीं है, उसके इंडिया के जितने अकाउंट्स हैं उनको ये जस्वी मिशनरीज के थ्रू पता चला, ट्रैवलर्स के थ्रू पता चला। हमें बहुत सारे हमने देखा जैसे कि थॉमस रो हो गए, तो ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स, एम्बेसडर्स, एनबॉयज, डिप्लोमैट्स, मर्चेंट्स, ये लोग जो इंडिया ट्रैवल करते थे, इनके थ्रू यूरोपियंस को सारा पता चलता था कि इंडिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जस्वी अकाउंट से हमें अर्लीस्ट इंप्रेशंस पता चलते हैं मुगल कोर्ट के बारे में, मतलब जस्वी जो थे वो बहुत ही अर्लीस्ट लेवल पे फर्स्ट थे जो रिकॉर्ड करा थे, जिन्होंने मुगल्स के बारे में जो हमें पता चलता है उनके कंटेम्प्रेरीज थे, ठीक है। तो इंडिया को उन्होंने 15th सेंचुरी में, हमने पढ़ा था वास्को डी गामा ने कैसे 1498 में वो गोवा लैंड हुए थे, तो उन्होंने क्या करा था कि एक डायरेक्ट सी रूट इंडिया आने के लिए उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, और इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे अपने नेटवर्क स्टेशंस जो है, ट्रेडिंग स्टेशंस जो है गोवा और महाराष्ट्र और इन कोस्टल सिटीज़ में जो हो गए, वहाँ जो नीचे साउथ के भी टाउन्स हैं, केरला वगैरह, वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे पोर्चुगीज़ और यूरोपियंस ने। और एक बार पोर्चुगीज़ ने स्टार्ट करा तो उनके देखे देखे डच भी, फ्रेंच भी, ब्रिटिश भी, ये सभी लोग भी उनको फॉलो करते हुए इंडिया आ गए, ठीक है। तो पोर्चुगीज़ किंग जो था, उनको एक और वो था कि वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में भी स्प्रेड करे, और वो चाहते थे कि सोसाइटी ऑफ जीसस
की मिशनरीज यानी जो जेसुई जिनको कहते थे सोसाइटी ऑफ जीसस, उनकी मिशनरीज को इंडिया में भी इस्टेब्लिश करे ताकि इंडिया क्रिश्चियनिटी एज रिलीजन इंडिया में भी पॉपुलर और फेमस हो, वो इंडिया तक भी क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। तो ये क्रिश्चियन मिशन जो थे वो इंडिया आते थे 16th सेंचुरी में, यानी इन द ईयर 1500 समथिंग में। ये ट्रेड और एम्पायर बिल्डिंग के एक प्रोसेस में ट्रेड करने के लिए, एम्पायर को और बढ़ाने के लिए और पावरफुल करने के लिए, क्योंकि अगर क्रिश्चियन ओरिजिनल रिलीजन जो था वो यूरोप का था, अभी तक इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करके वो एक अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेड के हिसाब से भी कि हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कलेक्ट कर पाएंगे, प्लस रिलीजन का प्रोपोगेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो अकबर को क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते, क्योंकि हमने देखा था कि अकबर जो थे काफ़ी उनके थिंकिंग काफ़ी इंडिपेंडेंट और फ्री थी, वो सभी रिलीजन्स को इंक्लूड करते थे और वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे कि वो सिर्फ मुस्लिम्स या फिर इस्लाम की तरफ कंस्ट्रक्टेड या कंस्ट्रेंड नहीं थे। तो वो क्रिश्चियनिटी में के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक एम्बेसी को गोवा भेजा। ठीक है, उन्होंने डिस्पैच किया और वहाँ पर उन्होंने जाके जेसुई प्रीस्ट को इनवाइट किया कि आप आइए और यहाँ पर हमारे अंडर भी आप मिशनरीज को सेटअप कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जेसुई मिशन जो था जो कि मुगल कोर्ट पहुंचा, वो फतेहपुर सीकरी 1580 में सबसे पहले अकबर के अंडर वो फर्स्ट जेसुई मिशन मुगल्स के अंडर फतेहपुर सीकरी में यहाँ पर पहुंचा और कम से कम 2 सालों तक वो जो ग्रुप था वो इंडिया में रहा और यहाँ पर उन्होंने वर्क वगैरह करा। तो जेसुई जो थे उन्होंने अकबर से बात करी, क्रिश्चियनिटी के बारे में उन्होंने बात करी, क्रिश्चियनिटी क्या थी। उलामा जो था मुस्लिम बॉडी जो थी, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बॉडी थी जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बॉडी जो कि एम्परर के सभी डिसीजंस को कॉरोबरेट करती थी कि वो इस्लाम के तहत रह के वो डिसीजंस ले रहे कि नहीं। तो उलामा जो बॉडी थी जो एम्परर के उस पर क्लोज आए रखती थी कि वो रिलीजन के साथ लेकर चल रहे कि नहीं, तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारे डिबेट्स करे कि यार यहाँ उलामा का जो ये रूल है ये तो गलत है, ये सही है, इसको हम ऐसा है। और ऐसे ही 2 और मिशंस जो थे वो लाहौर आए थे 1591 और 1595 में। तो जेसुई अकाउंट्स जो थे वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड थे और वो एम्परर के कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ बताते थे कि एम्परर की थिंकिंग कैसी थी, एम्परर कितना फ्री माइंडेड था, वो किस तरीके से सोचता था और ऑपरेट करता था। तो हमें ये जेसुई अकाउंट्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है एम्परर के कैरेक्टर के बारे में कि वो कैसे थे। और वो हम देख सकते हैं बहुत कुछ हम एक तरीके से कह सकते हैं एक अनबायस्ड व्यू था, एक एक्सटेंट तक अनबायस्ड व्यू हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमें रियल एंड ओपन व्यूज पता चलते हैं एम्परर के बारे में। ठीक है, जेसुई जो थे उनको जब भी ऐसी पब्लिक असेंबलीज होती थी, कोर्ट्स लगते थे, तो अकबर से उनको क्लोज, अकबर की थ्रोन से उनको क्लोज रखा जाता था। और हमने पढ़ा था पहले कि जितनी सीट अकबर के मतलब एम्परर के थ्रोन की जितनी पास होगी उतनी उनकी इम्पोर्टेंस होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकबर के लिए सारे रिलीजन्स और डाइवर्स ग्रुप्स कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो वो जेसुई जो मिशनरीज थे वो अकबर को कैंपेन्स में और उनके साथ जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और लेजर आवर्स में भी जो एम्परर की हंटिंग हो गया या वो कोई सेलिब्रेशन हो गया उस टाइम पे भी जेसुई जो थे वो बहुत ही इन्वॉल्व होते थे और एक्टिवली पार्ट लेते थे। तो जेसुई अकाउंट्स जो थे वो पर्शियन क्रॉनिकल्स से अगर हम इंफॉर्मेशन को कंपेयर करें तो वो कॉरोबरेट होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वो मेड अप है, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को नहीं मिलता। मुगल्स के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलने को मिलता है, स्पेशली एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा वगैरह लिखी तो हमें एक तरीके से बायस्ड व्यू देखने को मिलता है जिसमें उन्होंने एम्परर की या एम्पायर की जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं उसकी अच्छी बातें ही देखने को मिलती है, नेगेटिव के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो जेसुई अकाउंट्स और इनके थ्रू हमें पर्शियन क्रॉनिकल्स के थ्रू हमें एम्परर की लाइफ में एक डिटेल्ड इंसाइट मिलता है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये सोर्स देख लेते हैं हम, द एक्सेसिबल एम्परर। तो मॉन्सरेट जो थे एक जेसुई मिशनरी थे और उन्होंने वो अपने अकाउंट्स में लिखते हैं कि अकबर जो था वो काफ़ी एक्सेसिबल बनाते थे उनके लिए जो उनसे मिलना चाहते थे। ठीक है, तो जो भी लोग जो ऑडियंस उनसे मिलना चाहती थी, उनके सब्जेक्ट्स या जो भी लोग उनसे मिलना चाहते थे उनके लिए अकबर काफ़ी एक्सेसिबल बनाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही प्रिजर्व्ड थे
कि उनका टाइम बहुत वो ऐसा था, इस तरीके से नहीं थे, काफ़ी ओपन थे, लोगों से मिलते जुलते थे और काफ़ी अपने आप को एक्सेसिबल बनाते थे, पॉपुलर लीडर थे, ठीक है। और और वो यही रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते थे कि जो कॉमन मैन है, जो सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ नोबिलिटी है या जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो ये चीज़ में अकबर काफ़ी ओपन माइंडेड थे कि अपने आप को बहुत ही प्रिजर्व या रॉयल नहीं रख के वो कॉमन मैन से भी रोज़ मिलने का एक वो नोट करते थे कि यार कॉमन मैन से जो है वो ईजिली मिल सके, उनके ग्रीवेंसेस को समझ सके। और वो काफ़ी प्लेजेंट स्पोकन थे, अफेबल थे, और बहुत ज़्यादा से हॉस्टाइल या रूड नहीं थे, या बहुत ज़्यादा प्राउड टाइप के नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर मॉन्सेरेट कहते हैं कि कितना ग्रेट है कि उनकी कर्टसी है, वो कितने ज़्यादा फ्रेंडली है, कितने स्पीकेबल है, और किस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेते थे। फॉर्मल रिलीजन देखिए, अब अकबर को हमने देखा कि वो अकबर जो है उसने पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया, जिज़्या हटा दिया, वो जेसवी मिशनरीज को उसने इन्वॉल्व किया पूरी तरीके से और अपने साथ हर जगह ले जाता था कैंपेन्स वगैरह पर। तो हमें दिखता है कि अकबर काफ़ी ओपन माइंडेड था, उसका इंटरेस्ट जो था वो हर फेथ को लेकर सेम था, मतलब वो हर एक फेथ को एक्सेप्ट करने को तैयार था, उनको लेकर क्यूरियस था। अकबर ने आगे से जैसे मिशनरीज को इनवाइट किया फतेहपुर सीकरी में, उनके बारे में जानना चाहता था। और तो हमें बताया कि इसको अगर हम देखें, जैसे कि मॉन्सेरेट ने यहाँ पर बोला है कि द किंग केयर लिटिल that in allowing everyone to follow his religion he was in reality violating all. तो मतलब दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेट ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस इन वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी प्रिवेल कर रही थी, वहाँ पर बाकी रिलीजन्स को उतना इम्पोर्टेंस और उतना ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं दिया जाता था जितना क्रिश्चियनिटी को दिया जाता था। इनफैक्ट हमने देखा है कि पोर्चुगीज किंग जो है वो जेसवी मिशनरीज को इंडिया भेजता है ताकि उनके रिलीजन को और ग्रो कर सके, एंड उसके और रीजंस भी थे कि वो ट्रेड में भी वो हो। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है कि अकबर कितना रिलीजियसली क्यूरियस था और हर फेथ को कैसे एक्सेप्ट करता था। इनफैक्ट हम यूरोप की बात कर रहे हैं, इंडिया में भी ऐसे कई किंग्स थे जो कि मुस्लिम्स मतलब जो किया तो मुस्लिम्स को या मुस्लिम किंग्स हिंदूज को टॉलरेट नहीं कर रहे, इतना ओपन और एक्सेप्टेबल नहीं थे हर रिलीजन को लेकर। तो अकबर के ये जो हम देखने को होती काफ़ी यूनिक और प्रोग्रेसिव चीज़ हमें देखने को मिलती है। और अकबर के टाइम पे काफ़ी ऐसी इंटरफेथ डिबेट्स होती थी जिसे कहते थे इबादत खाना। ओके, इबादत खाना था फतेहपुर सीकरी में, जिसमें क्रिश्चियंस, जैन्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, पारसीज, इन सभी ये जो इनके लर्नेड सेंट्स थे, इनके बहुत ही हायर उस पर जो थे पोजीशन पे थे इन रिलीजन्स में, वो एक इबादत खाना नाम की जगह थी फतेहपुर सीकरी में, और वहाँ पर ये रिलीजियस डिबेट्स हुआ करती थी रिलीजन्स के आपस में, और अकबर इनमें प्रेजेंट होता था, वो सुनता था और वो समझने की कोशिश करता था। एक ओपन माइंडेड अप्रोच देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे जैसे अकबर बड़ा होता गया उस तरीके से, मतलब जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता गया आगे, उसके रिलीजियस व्यूज और मेच्योर होने लग गए, वो डिफरेंट रिलीजन्स को और ज़्यादा एब्जॉर्व करने लगा, वो नॉलेज गेन करने लगा, उनकी क्या फिलोसफीज है, सेंट्रल फिलोसफी, सेंट्रल थीम्स क्या है, उनको इन रिलीजन्स के बारे में और ज़्यादा पता लगने लगा। ठीक है, और इतना ही ज़्यादा वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम व्यूज से दूर होते हुए एंड अपने आप में एक डिवाइन वर्शिप डेवलप करने लगा। ठीक है, और वो फोकस करने लगा ऑन द लाइट, ऑन द सन। इसका मतलब है कि वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करने लगा और अपने ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम व्यूज से दूर होता गया। दूर होने से मतलब है कि उसने डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा, लेकिन वो अपने छोटे से बबल को ब्रेक करके उसने अपने लिए एक बड़ा होराइजन क्रिएट करा, जिसमें उसने मेनी डिस्टिंक्ट व्यूज को इन्वॉल्व करा और एक्सेप्ट करा, एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए उसको यूज करा, और उसने अपने एक अपना एक अलग आइडिया फॉर्म करा अबाउट रिलीजन, अबाउट सेल्फ ग्रोथ एंड अबाउट डिविनिटी। तो
एंड अबुल फजल को हमें देखने को हमने पहले भी देखा है कि अबुल फजल ने कैसे सुलही कुल की फिलॉसफी दी थी। तो अबुल फजल काफ़ी इंडिपेंडेंट थिंकर थे अकबर के कोर्ट में, और अबुल फजल का अकबर के डिसीजंस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो एक अबुल फजल की भी हम बहुत बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी भी बहुत बड़ी एक वो रही है अकबर के ऊपर, जितना भी अकबर इन डिफरेंट रिलीजन्स में एंगेज हुआ है। क्योंकि अबुल फजल हम देखते थे कि वो ये जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम व्यूज़ थे, उलामा थे, उनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। तो अबुल फजल का इन्फ्लुएंस अकबर पे काफ़ी पड़ा है। तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था अकबर के इस मल्टी रिलीजियस व्यू को लेके, ये हर फेथ को एक्सेप्ट करने के व्यू को लेके जितने अकबर क्यूरियस थे। ठीक है, तो इस तरीके से अबुल फजल का एक रोल रहा है अकबर की फिलॉसफी क्रिएट करने में। ठीक है, तो इससे मतलब एक ये है कि जो अकबर एम्परर थे, पर उनकी और इम्पोर्टेंस बढ़ गई क्योंकि इन्हें डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल देखा गया, काफ़ी लर्नेड तरीके से देखा गया कि यार वो सभी के बारे में पढ़ रहे हैं, सभी के डिफरेंट व्यूज़ को जो उनको सही लगता है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा देखा गया कि एक वो सुपीरियर सोवरेन बन गए सभी से, जो अपने पीपल और अपने एनिमी सभी के ऊपर उनका कंप्लीट कंट्रोल था। क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी जानते थे, वो मुस्लिम के बारे में, इस्लाम के बारे में भी जानते थे, ही न्यू अबाउट हिंदू, ही न्यू अबाउट पारसीज एंड जैन्स एंड एवरीबडी। तो इस तरीके से वो एक बेटर और ग्रेटर कमांड अपने लोग और अपने एनिमीज के ऊपर रख पाए। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं रिलीजियस डिबेट इन द कोर्ट। पादरे रूडोल्फ Aquaviva was the leader of the first Jesuit mission. ठीक है, यहाँ पर ये हाईलाइट कर लेते हैं। His name is written on top of the painting. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है जो फर्स्ट जेसुइट मिशनरी थे जो इंडिया आए थे, उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, और ये रिलीजियस डिबेट्स यहाँ पर हमें होती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, हम बिल्कुल एंड कर चुके हैं अपना यहाँ पर चैप्टर। ये आइडियाज़ जो थे इनको मुग़ल क्रॉनिकल्स में बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है, और ये हमें एक आइडिया और इंसाइट देते हैं कि मुग़ल रूलर्स किस तरीके से इतनी डाइवर्स पॉपुलेस को मैनेज करते थे और किस तरीके से इनके ऊपर रूल करते थे इफ़ेक्टिवली, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफ़ेक्टिव था। ठीक है, और मुग़ल डायनेस्टी का नाम और उसकी लेजिटिमेसी, उसका एक प्रेस्टीज, जो सिंबॉलिक प्रेस्टीज था, वो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रखा। और स्पेशली अप्रॉक्सीमेटली अ सेंचुरी एंड अ हाफ, 150 ईयर्स तक मुगल्स ने रूल करा इंडिया के ऊपर, और आज भी मुगल्स की प्रेस्टीज, पावर एंड ग्रैंडियर जो है वो कंटिन्यूड है। तो मतलब ये हर तरीके से इसका जोग्राफिकल एक्सटेंड काफ़ी था, बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन मुग़ल रूलर्स के, मुग़ल एम्पायर के अंडर थी, काफ़ी दूर तक और बड़े उस तक फैला हुआ था। एक टाइम तक तो ऐसा भी था कि 75% to 80% ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में था। तो धीरे धीरे करके आफ्टर औरंगज़ेब स्पेशली मुग़ल एम्पायर काफ़ी डिक्लाइन हुआ। इनफैक्ट औरंगज़ेब के टाइम पर ही मुग़ल एम्पायर थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, बट मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब के बाद तो काफ़ी डैमेज पहुंचा मुग़ल एम्पायर को, बट स्टिल उसकी पावर एंड ग्रैंडियर रिमेन्ड। सो हियर वी हैव एंडेड द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। प्लीज़ वापस वीडियोस को दोबारा देखिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट्स में बताइए। आई कैन हेल्प यू with your questions and with your doubts and with your queries. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लू टाइल्स फ्रॉम अ श्राइन इन मुल्तान ब्रॉट बाय माइग्रेंट आर्टिसंस फ्रॉम ईरान। ईरान से जितने भी आर्टिस्ट आए थे मुगल्स के अंडर काम करने के लिए मुगल्स के कोर्ट में, तो वो अपने साथ ये ब्लू टाइल्स लेकर आए थे, जो कि अभी मुल्तान में एक श्राइन में लगी हुई है। ये टाइमलाइन काफ़ी सिंपल है, मतलब आपको एक बार रीड करना है, इसे समझने का बहुत कुछ नहीं है। सो प्लीज़, टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड एजुकेशनल पर्पसेस से भी। टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर जो है वो डेवलप हुआ। तो प्लीज़ इस टाइमलाइन को अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा।